प्यारे अभ्यर्थियों, मैं असीम श्रीवास्तव विकल्प दी ऑप्शन के ऑनलाइन मंच पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। कल जैसा कि आप सब जानते होंगे, बीपीएससी ने 71वीं प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। उम्मीद करता हूं कि मुझको देखने वाले कई अभ्यर्थी इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए होंगे और मुख्य परीक्षा के योग्य करार दिए गए होंगे, और जिनका किसी कारण से नहीं हो पाया या वो मुख्य परीक्षा के लिए योग्य साबित नहीं हो पाए, वो निरुत्साहित नहीं होइएगा और दुगने जोश से तैयारी करिएगा, ताकि अगली बार कट ऑफ के चक्कर में ना पड़ें। और जो लोग पास कर गए हैं, योग्य हो गए हैं मुख्य परीक्षा के लिए, अब एकदम प्लानिंग के साथ तैयारी करें। अभी चूँकि अप्रैल में मेंस एग्ज़ाम होगा, तो मार्च तक खूब पढ़ाई करें और आखिरी एक महीना खूब उत्तर लेखन करिएगा, खूब आंसर राइटिंग करिएगा। तो जितना पढ़ना है मार्च तक पढ़ लीजिए, फरवरी लास्ट तक, मार्च फर्स्ट वीक सेकेंड वीक तक। उसके बाद जो 15-20 दिन 25 दिन होगा, वो सिर्फ़ और सिर्फ आंसर राइटिंग करिएगा। तो अब जान लीजिए, कितना भी आप पढ़ लीजिए, मास्टरी हासिल कर लीजिए, आंसर राइटिंग नहीं करेंगे ना, तो वहाँ दिक्कत होती है फ्रेम करने में, और फ्लुएंसी जो एक फ़्लो आता है वो नहीं आ पाता है। इसीलिए लास्ट एक महीना आंसर राइटिंग के लिए बचा लीजिएगा। अब बात करते हैं कि आज का कौन सा क्लास है। तो मैं ड्रेनेज सिस्टम, अपवाह तंत्र को लेकर मुख्य परीक्षा में कौन कौन से टॉपिक इम्पॉर्टेंट होते हैं उन पर चर्चा कर रहा था। तो उसी में जो सेकेंड लास्ट टॉपिक है वो है डेल्टा। अब ये जो टॉपिक है ना, इससे 7 या 8 अंक के सवाल आते हैं, शॉर्ट नोट्स आते हैं डेल्टा पर। अब सवाल ये कि इसमें किस तरह के सवाल आ सकते हैं। तो इस तरह, डेल्टा क्या होता है, डेल्टा कितने प्रमुख प्रकार डेल्टा के कौन कौन से होते हैं, मतलब डेल्टा क्या हो, किसे कहते हैं, डेल्टा का प्रकार कौन कौन सा होता है, और डेल्टा का महत्व क्या क्या होता है, ये एक सवाल आ सकता है। लेकिन ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कभी नहीं बनेगा, ये शॉर्ट नोट्स में, लेकिन उसके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक होने जा रहा है। डेल्टा किसे कहते हैं, डेल्टा का प्रकार और डेल्टा का महत्व। तो इस लेक्चर में हम लोग इसी चीज़ को देखेंगे कि डेल्टा पहले कहते किसको हैं, फिर डेल्टा निर्माण के लिए किन दशाओं की आवश्यकता होती है, किन दशाओं की आवश्यकता होती है। अगर वो आवश्यकताएं या वो दशाएं फुलफिल होती हैं, तब जाकर नदियों के मुहाने पर डेल्टा बनेगा, अन्यथा नहीं। तो डेल्टा किसे कहते हैं वो देखेंगे। डेल्टा निर्माण के लिए किन दशाओं की आवश्यकता होती है वो देखेंगे। उसके बाद हम लोग डेल्टा के प्रकार, जो प्रमुख प्रकार हैं, उनको देखेंगे कि डेल्टा कितने प्रकार का होता है, और उसके बाद हम लोग डेल्टा का हमारे जीवन में क्या महत्व है, डेल्टा का महत्व। तो इस तरीके से अगर आप ये सभी आयाम से डेल्टा की तैयारी करते हैं, तो आप मुख्य परीक्षा के लिए तैयार हो रहे हैं। और 150 शब्द आराम से, 100, 150, पौने 200 शब्द तक मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। आप 150 शब्दों में 3-4 उसमें फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा, खूब सुंदर आपका उत्तर हो पाएगा। तो चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो डेल्टा कहते किसको हैं, कौन कौन सी दशाएं ज़रूरी हैं डेल्टा निर्माण के लिए, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहली बात, मैं जब उत्तर भारत का मैदान पढ़ा रहा था, तो मैंने बताया था कि उत्तर भारत के मैदान में नदियां प्रौढ़ावस्था में प्रवेश कर जाती हैं, कई स्थलाकृतियों का निर्माण करती हैं। फिर मैंने उसी क्रम में बताया था कि जहां नदियां पर्वतीय क्षेत्रों में अपने युवावस्था में होती हैं और सिर्फ अपरदन से निर्मित स्थलाकृतियों का निर्माण करती हैं, मैदानी भागों में प्रौढ़ावस्था में नदियां अपर्दन और निक्षेपण दोनों से बनी स्थलाकृतियों का निर्माण करती हैं। लेकिन जब नदियां अपने मुहाने पर पहुंच जाती हैं वृद्धावस्था में, तो सिर्फ और सिर्फ निक्षेपण करती हैं। तो होता ये है कि जब नदी वृद्धावस्था में, ओल्ड स्टेज में पहुंच जाती है, जब नदी
वृद्धावस्था में पहुंच जाती है ना, तो ढाल क्या होता है, ढाल अत्यंत कम हो जाता है, ढाल अत्यंत मंद हो जाता है। और ढाल अत्यंत मंद हो जाने के कारण जल प्रवाह की जो गति है, जल प्रवाह गति वो भी काफ़ी कम हो जाती है, काफ़ी कम हो जाती है। तो इसके कारण नदियाँ कई धाराओं में बँट जाती हैं, और नदियाँ कई धाराओं में बँट जाती हैं, जल प्रवाह गति एकदम कम हो जाता है। इसलिए क्या होता है, जब इनकी गति एकदम कम हो जाएगी, ढाल अत्यंत मंद होने के कारण, तो क्या होगा, नदियों की अपरदनात्मक क्षमता, जो इरोजनल कैपेसिटी है नदी की, अपरदनात्मक क्षमता, वो समाप्त हो जाती है। तो फिर जब अपरदनात्मक क्षमता समाप्त हो जाती है, तो फिर नदियाँ क्या करेंगी, सिर्फ और सिर्फ निक्षेपण करेंगी। तो जब ये समाप्त होगा तो नदियाँ सिर्फ निक्षेपण करती हैं। तो नदियाँ जब वृद्धावस्था में प्रवेश करती हैं तो ढाल के अत्यंत मंद हो जाने के कारण जल प्रवाह की गति एकदम कम हो जाती है, जिससे नदियों की अपरदनात्मक क्षमता समाप्त हो जाती है। इसलिए नदियाँ अपने मुहाने पर अवसादों का निक्षेपण करती हैं, जो एकदम महीन मिट्टी के कण, महीन रेत के कण, अब जो आखिरी में बच जाते हैं, नदियां अपने मुहानों पर उसका जमाव करती है, निक्षेपण करती है, सेडिमेंटेशन करती है, डिपोजिशन करती है, और इस तरह से एक जो स्थलाकृति बनती है उसको हम डेल्टा बोलते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि फिर डेल्टा कैसी स्थलाकृति है, डेल्टा निक्षेपण से बनी हुई स्थलाकृति है, डेल्टा निक्षेपणात्मक स्थलाकृति है। तो ये एक डेल्टा की परिभाषा हो गई। अब होता क्या है कि जब नदियां किसी सागर, महासागर अथवा झील में प्रवेश करती हैं, अब मान लीजिए यहाँ पर कोई ये इस तरीके से ये ऑलरेडी यहाँ पे ये महासागर है, जैसे देखिए बंगाल की खाड़ी है ये, अब यहाँ से देखिए हुगली नदी, ये गंगा आती है, ढाल एकदम मंद हो जाता है। अब ढाल मंद होकर कई धाराओं में ये गंगा बट जाती है, इस तरह से कई धाराओं में बट गई। अब कई धाराओं में बट गई, ढाल अत्यंत मंद हो गया, और जो महीन रेत के कण हैं, जो महीन रेत, मिट्टी इत्यादि के जो कण हैं, अब वो इसके बीच वो जमा करती है, तो इससे डेल्टा का निर्माण होता है। तो कैसे वो जमा कर देती है, तो जब नदियाँ अपने मुहानों पर, या जब नदियाँ किसी सागर, महासागर या झील में प्रवेश करती है, तो ये जो लहरें हैं ना, वो नदियों की धारा का विरोध करती हैं। इसलिए जो भी जल भार होता है नदियों में, वो मुहाने पर जमा होना शुरू हो जाता है। तो फिर से बताता हूँ कि जब नदी सागर, महासागर अथवा झील में प्रवेश करती है, तो लहरों के कारण नदियों के प्रवाह, ये लहर ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ आएंगे फिर लौटेंगे, तो इसके कारण नदियों के प्रवाह वेग में कमी आ जाती है, जिससे नदियाँ अपने मुहाने पर अवसादों का, या जो भारी जल भार है उसके साथ जो महीन रेत, मिट्टी इत्यादि बच गया है, गाद मतलब सिल्ट, तो गाद में रेत और मिट्टी दोनों मिक्स होता है, इत्यादि जमा करना प्रारंभ कर देती है। इसके परिणाम स्वरूप नदियों के मुहाने पर डेल्टा जैसी स्थलाकृति का निर्माण हो जाता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस तरह की जो ये देखिए, इस तरह की जो ये स्थलाकृति बन रही है, इस तरह की स्थलाकृति, इस तरह की, या आप कहें इस तरह की, तो इसको डेल्टा ही क्यों बोलते हैं? ऐसी स्थलाकृति को कुछ और भी बोल सकते थे। तो आप जानते हैं इतिहास का पिता कहा जाता है किनको? हेरोडोटस को। और एक देश है जिसको हिंदी में हम लोग यूनान बोलते हैं, अंग्रेजी में ग्रीस बोलते हैं। तो ग्रीस, जिसको हम लोग ग्रीक कंट्री भी बोलते हैं, यूनान देश, उसकी जो वर्णमाला है, हमारी अपनी हिंदी देवनागरी की वर्णमाला है, जो हम लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं उसकी भी वर्णमाला है, उसी तरह जो यूनान देश है, जो ग्रीस की जो वर्णमाला है, उसका चौथा अक्षर, पहला अक्षर अल्फा, दूसरा अक्षर बीटा, तीसरा अक्षर गामा, चौथा अक्षर डेल्टा,
इसीलिए ये ग्रीक वर्णमाला का चौथा एक अक्षर कहलाता है डेल्टा। इसीलिए हेरोडोटस ने नदियों के मुहाने पर बनने वाली निक्षेपणात्मक स्थलाकृति का नामकरण कर दिया डेल्टा। तब से हम लोग ऐसी स्थलाकृति को जो नदियों के मुहाने पर अवसादों के निक्षेपण से बनती है डेल्टा कहने लगे। तो क्यों डेल्टा भी कहते हैं ये भी बताया कि डेल्टा वस्तुतः ग्रीक वर्णमाला का चौथा अक्षर है। हेरोडोटस के द्वारा ही ऐसी स्थलाकृति को डेल्टा, या ग्रीक जो यूनान देश के लोग हैं उनके द्वारा ऐसी स्थलाकृति को डेल्टा कहा जाने लगा। अब जैसा कि मैंने कहा था कि कुछ आवश्यक दशाएं होती हैं और वो दशाएं पूरी होती हैं तभी जाकर डेल्टा का निर्माण होता है, अन्यथा नहीं होगा। तो पहली दशा क्या है? अनिवार्य दशाएं। डेल्टा निर्माण के लिए अनिवार्य दशाएं कौन कौन सी? पहला पॉइंट कि नदियों का आकार व आयतन अधिक होना चाहिए व नदियों की लंबाई भी अधिक होना चाहिए अब ये क्यों जरूरी है? तो जब नदियां बड़ी होंगी उनमें जल की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी और वो काफ़ी लंबी होंगी, तभी तो वो अवसादों को मुहाने तक ले जा पाएंगी। क्योंकि एक लंबी यात्रा के दौरान नदियां बड़े पैमाने पर अपरदन करती हैं, निक्षेपण भी करती हैं, लेकिन अंत तक भी अब जब उनकी अपरदनात्मक शक्ति समाप्त होती है तो मुहाने पे जो वो अपने साथ जल भार लेकर आती हैं उसका निक्षेपण करती हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि नदियों का आकार और आयतन दोनों अधिक हो, साथ ही नदियों की लंबाई भी अधिक हो, तभी वो अपने साथ जल भार को मुहाने तक पहुंचाती हैं। फिर दूसरी दशा है कि नदियों के मुहाने के पास गति कम होनी चाहिए। नदियों के मुहाने के पास गति कम होनी चाहिए। अब जब नदियां सागर और महासागर में जहां मिल रही हैं, अगर वहां उसकी गति तेज है, तब तो वो जो भी महीन और अंत में जो जल भार उसके जल में बचा हुआ है वो तो सब वो लेकर महासागर में मिल जाएगी, उसका निक्षेपण नहीं कर पाएगी। तो दूसरी दशा जरूरी है कि नदियों के मुहाने के पास गति कम होनी चाहिए। तीसरी दशा जो है कि नदियों के मुहाने के पास ढाल अत्यंत मंद होना चाहिए। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब ढाल अत्यंत मंद होगा तभी नदियों में जल के बहाव की गति मुहाने पर कम होगी। और आखिरी दशा जो इंपॉर्टेंट है कि जिस सागर, महासागर अथवा खाड़ी में नदी गिरती है, जिस सागर, महासागर अथवा खाड़ी में नदी गिरती है वहाँ सागरीय लहरें या लहरों की गति कम होनी चाहिए। अब सागरीय लहरों की गति भी कम होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि जहाँ पे नदियाँ मुहाने पे मिलेंगी, अगर वहाँ बहुत तेज लहरें होंगी
तो जो नदियां अवसादों का निक्षेपण करती हैं वो पीछे की तरफ ढकेल दी जाएंगी, मुहानों पर उनका निक्षेपण नहीं होगा। और साथ ही साथ जब जो ज्वार आता है, लहरें जब ऊपर उठकर तट की ओर बढ़ती हैं तो ज्वार, और जब नीचे गिरकर पीछे लौटती हैं तो भाटा। तो जब नीचे गिरकर तेजी से पीछे लौटेंगी तो जो भी अवसाद नदियां लेकर आती हैं वो सब लेकर सागर में चली जाएंगी, मुहाने पर उसका निक्षेपण नहीं हो पाएगा। इसीलिए डेल्टा निर्माण, नदियों के मुहाने पर जो एक विशिष्ट निक्षेपणात्मक सेडिमेंटेशन से, अवसादों के जमाव से जो स्थलाकृति बनती है, उसके लिए इन 4 दशाओं का होना ज़रूरी है। ये 4 दशाएं फुलफिल होती हैं तभी डेल्टा का निर्माण हो जाता है। तो अब बात करते हैं कि डेल्टा का क्लासिफिकेशन, डेल्टा का वर्गीकरण। तो अगला हम लोग को ये देखना है कि डेल्टा कितने प्रकार का होता है। डेल्टा का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ डेल्टा, ठीक है। तो सबसे पहला, अब इसमें हम लोग ना मेनली जो डेल्टा देखेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होता है और एनसीईआरटी वगैरह में उन्हीं डेल्टाओं की चर्चा होती है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे चापाकार डेल्टा। चापाकार डेल्टा, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं आर्क्यूएट डेल्टा। इसके बाद दूसरा जो डेल्टा हम लोग देखेंगे, इसको हम लोग कहते हैं पंजाकार डेल्टा। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बर्ड फुट डेल्टा। बर्ड फुट डेल्टा। फिर तीसरा जो डेल्टा हम लोग देखेंगे उसको हम लोग कहते हैं अग्रवर्धी डेल्टा। ये तीसरा डेल्टा का प्रकार है। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्यूस्पेट डेल्टा। चौथा जो डेल्टा का प्रकार हम लोग देखेंगे उसको परित्यक्त डेल्टा बोलते हैं। परित्यक्त डेल्टा, एबैंडन्ड डेल्टा। तो यही 4 प्रकार के प्रमुख डेल्टा होते हैं। इन चारों को हम लोग बारी बारी से समझेंगे। उसका दुनिया में मैं आपको उदाहरण भी दिखाऊंगा कि कौन सी नदी चापाकार डेल्टा बनाती है, कौन सी नदी पंजाकार डेल्टा बनाती है, कौन सी नदी अग्रवर्धी डेल्टा बनाती है, कौन सी नदी जानी जाती है परित्यक्त डेल्टा के निर्माण के लिए। ये सब हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले चापाकार डेल्टा। पहले ही बता दूं कि इस डेल्टा को चापाकार डेल्टा के अलावा, चूँकि ये धनुष की आकृति के समान दिखता है, तो धनुष की आकृति वाला डेल्टा भी इसको बोलते हैं। और चूँकि इस डेल्टा का लगातार विकास होता है, इसीलिए इस डेल्टा को प्रोग्रेसिव डेल्टा यानी कि प्रगतिशील डेल्टा भी बोला जाता है। तो हम लोग देखते हैं चापाकार डेल्टा, क्यों इसको धनुष की आकृति का भी डेल्टा बोलते हैं, क्यों इसको प्रगतिशील डेल्टा भी बोलते हैं, ये सब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे पहला जो इमेज यहाँ सेव किया हुआ है, इस पे हम लोग चलते हैं और देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो इमेज मैंने आपके लिए सेव किया हुआ है, ये एक चापाकार डेल्टा है। ये जो डेल्टा है यही है चापाकार डेल्टा, जिसको कि इंग्लिश में हम लोग आर्क्यूएट डेल्टा बोलते हैं। आर्क्यूएट डेल्टा। तो अब देखिए ये डेल्टा बनता कैसे है, इस चीज़ पर हम लोग ध्यान देंगे। तो देखिए जब नदियाँ अपने मुहानों के निकट ढाल अत्यंत मंद हो जाने के कारण कई धाराओं में बंटकर अवसादों का जमाव करती हैं और मुख्य धारा के द्वारा मध्य भाग में अवसादों का जमाव किया जाता है। और आप फिर से यहाँ देखिए, इसको मैं ना आपको ड्रॉ करके ही दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये मुख्य धारा है, नदी की मुख्य धारा है। अब मुहाने के पास जब नदी पहुँचती है तो ढाल अत्यंत मंद हो जाने के कारण उसकी अपर्दनात्मक क्षमता समाप्त हो गई। तो फिर वो क्या करेगी, सिर्फ निक्षेपण करेगी। तो देखिए इधर भी बाएं तट दाएं तट वो
क्या कर रही है, दाएं तट बाएं तट अवसादों का निक्षेपण कर रही है। और फिर धीरे धीरे ढाल जब धीरे धीरे ढाल जब अत्यंत ही मंद हुआ, तो ये कई धाराओं में देखिए बट गई। ये कई धाराओं में इस तरीके से ये नदी बट गई। अब क्या हुआ कि इन धाराओं के मध्य अवसादों का जमाव होना शुरू हुआ। ये सब इन धाराओं के मध्य देखिए ये अवसादों का जमाव है। बेसिकली ये सेडिमेंटेशन है रेत मिट्टी का। देखिए यहाँ ये सब अवसाद है, ये अवसाद है, रेत और मिट्टी है। सपाट मैदान होता है जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 50 से 100 मीटर के बीच ही होती है मैक्सिमम। और इस तरह से देखिए, इस तरह से धाराओं के मध्य अवसादों का निक्षेपण हो गया। लेकिन इसमें होता क्या है कि जो मुख्य धारा होती है, ये जो मुख्य धारा है, इसके द्वारा अवसादों का सबसे ज़्यादा जमाव होता है मुख्य धारा के द्वारा। इसीलिए ये जो डेल्टा है, इसका जो मध्य वाला भाग है वो आगे तक निकला हुआ होता है, और जो दोनों ओर की जो धाराएं होती हैं उधर अवसादों का निक्षेपण कम होता है। इसीलिए उधर ये संकीर्ण हो जाती है, चपटी होती चली जाती है, और मुख्य धारा के द्वारा बीच में अधिक अवसादों का जमाव होता है। इसीलिए बीच में ये उभरी हुई होती है और दोनों किनारे पर ये संकीर्ण चपटी होती है। इसके कारण से ये देखिए, ये जो अगर आकृति आप जोड़ेंगे, ये आकृति तो इस तरीके से देखिए, ये आप इस तरह से अगर बनाना चाहें तो देखिए ये इस तरह की आकृति हुई एकदम धनुष के समान। इसीलिए इस चापाकार डेल्टा को धनुष की आकृति वाला डेल्टा भी बोलते हैं। और चूंकि नदी तो लगातार बह रही है, लगातार मुहाने पर अवसादों का जमाव कर रही है, इसीलिए ये जो अवसादों का निक्षेपण है सेंटर में, अवसादों का निक्षेपण जो ये लगातार आगे की ओर होता रहता है, लगातार होता रहता है। इस कारण से इस डेल्टा का सागर या महासागर या खाड़ी की ओर लगातार विस्तार होता रहता है। इस दिशा में ये डेल्टा आगे की ओर बढ़ती रहती है। इसीलिए इस डेल्टाई स्थलाकृति को प्रगतिशील डेल्टा भी बोलते हैं, प्रोग्रेसिव डेल्टा भी बोलते हैं। और संसार में जो नदियाँ डेल्टा बनाती हैं अलग अलग प्रकार की, उनमें सबसे बड़ा डेल्टा क्षेत्रफल की दृष्टि से यही होता है, चापाकार डेल्टा, आर्कुएट डेल्टा, या धनुष की आकृति का डेल्टा, या प्रगतिशील डेल्टा। आकार में सबसे बड़ा यही होता है। तो कुछ नदियों को अगर हम लोग देखें, मैं नाम बता रहा हूँ, फिर मैं आपको मैप पे भी दिखाऊंगा। कुछ नदियाँ जैसे कि भारत में और बांग्लादेश में सम्मिलित रूप से गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित सुंदरबन डेल्टा, जो कि संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है, और वो चापाकार डेल्टा का ही उदाहरण है। फिर तिब्बत के पठार से निकलकर दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों से होते हुए फिर ये आपको अंडमान सागर की तरफ जो नदी मिलती है, दक्षिण चीन सागर में जो नदी मिलती है, उसका नाम है मेकांग। मेकांग नदी भी ऐसा ही डेल्टा बनाती है। म्यांमार की जो लाइफलाइन कही जाती है, ईरावादी नदी, जो जीवन धारा है म्यांमार की, जैसे हमारे यहाँ गंगा है, तो ईरावादी नदी भी ऐसा ही डेल्टा बनाती है, चापाकार डेल्टा। इवन चीन में जो चीनी सभ्यता जिस नदी के किनारे जन्म, हुआंग हो नदी, जिसको पीली नदी, येलो रिवर भी बोलते हैं, वो भी जो डेल्टा बनाती है वो चापाकार आकृति का ही डेल्टा बनाती है। फिर मिस्र जिस नदी का देन है, नील नदी, नाइल रिवर, जो नील नदी है वो भी चापाकार डेल्टा ही बनाती है। अब अगर हम लोग इसका दुनिया के मैप पे उन नदियों को मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ आप देखेंगे, देखिए, तो अगर आप भारत में देखेंगे तो भारत में यहाँ पे ये जो डेल्टा है ये ब्रह्मपुत्र है और ये गंगा, और यहाँ पे जो डेल्टा बन रहा है ये गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित सुंदरबन डेल्टा है। उसी तरह ये जो नदी आप देख रहे हैं
ये जो आप नदी देख रहे हैं ये मेकांग नदी है, मेकांग। और ये नदी भी यही चापाकार डेल्टा ही बनाती है। यहाँ पर एक और नदी आती है, इस नदी को बोलते हैं ईरावादी। इस नदी को बोलते हैं ईरावादी, जो म्यांमार की जीवन धारा है, ईरावादी डेल्टा। फिर यहाँ पर आप देखेंगे ये जो नदी है ये हुआंग हो नदी है, हुआंग हो, ये भी ऐसा ही डेल्टा बनाती है। संसार की जो सबसे लंबी नदी है नील नदी, ये भी ऐसा ही डेल्टा बनाती है, चापाकार डेल्टा ही बनाती है। तो ये सब कुछ, और इवन भारत में यहाँ पे आप देखेंगे तो ये इंडस रिवर यानी सिंधु नदी है, सिंधु नदी भी ऐसा ही डेल्टा बनाती है, चापाकार डेल्टा ही। तो ये कुछ चापाकार डेल्टा के उदाहरण थे। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे प्रकार का डेल्टा, और वो जो दूसरे प्रकार का डेल्टा है ये, इसको हम लोग बोलते हैं पंजाकार डेल्टा, पंजाकार डेल्टा। और इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं बर्ड फुट डेल्टा, बर्ड फुट डेल्टा। तो इस डेल्टा के निर्माण के लिए कुछ अलग दशाएं होती हैं, चापाकार डेल्टा से कुछ अलग दशाएं होती हैं, तब जाकर पंजाकार डेल्टा बनता है। तो इसमें कौन सी अलग दशाएं होती है, पंजाकार डेल्टा क्यों बोलते हैं? तो इसमें जो अवसादों का जमाव होता है वो इस तरीके से होता है कि पक्षी के पंजे की तरह वो दिखती है। जैसे देखिए ये जो नदी की मुख्य धारा है, यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं नदी की धारा, तो देखिए ये नदी की धारा है, एक धारा इधर आ गई, एक धारा इधर आ गई, एक धारा इधर आ गई, और फिर इसके चारों तरफ ये अवसादों का जमाव हो गया इस तरीके से। ये इधर भी अवसादों का जमाव, इधर भी अवसादों का जमाव, और इधर भी अवसादों का जमाव, और इधर भी। तो ये पक्षी के पंजे की तरह है, बर्ड फुट। फिर अगर आप दूसरी धारा भी देखेंगे इसमें, तो यहाँ पे देखेंगे ये एक धारा यहाँ आ गई, एक धारा इधर, एक धारा इधर, इस तरीके से ये। अब देखिए इसको आप अगर फिर इसके निक्षेपणात्मक स्थलाकृति को दिखाएंगे तो इस तरीके से देखेंगे, तो इस तरीके से पक्षी के पंजे की तरह ये डेल्टा दिखता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस तरह अवसादों का निक्षेपण कैसे होता है कि ऊपर से देखने पर पक्षी के पंजे के समान ये डेल्टा दिखता है। तो इसके लिए जो दशाएं जरूरी हैं, ये मुख्य धारा है नदी की, और इधर से आकर इधर भी अवसादों का निक्षेपण, इधर भी एक धारा चली गई, इधर भी एक धारा चली गई। तो इस तरह से जो है ऐसे अवसादों का निक्षेपण तब होता है कि जहाँ सागर महासागर या खाड़ी में नदियाँ मिलती हैं, वहाँ लहरों की जो गति होती है उसकी तुलना में नदियों की गति अधिक होती है, और इसके कारण जो धाराएं होती हैं महासागर में अंदर भीतर तक प्रवेश करती हैं, क्योंकि लहरों की तुलना में नदी की गति अधिक होती है। और इस कारण से जो अति महीन रेत और मिट्टी के कण होते हैं वो दूर तक महासागर में जाकर और तब निक्षेपित होते हैं। इस प्रकार के डेल्टा में जो निक्षेपित पदार्थ होता है वो बहुत महीन, बहुत ही फाइन ग्रेन होता है, बहुत ही चिकनी मिट्टी भी तो बहुत महीन कणों वाली, रेत भी बहुत महीन कणों वाली। अब यहाँ लहरों की गति कम और नदी के जो जलधारा की जो गति है वो अधिक होती है, और महीन कणों का निक्षेपण होता है। इसके कारण भीतर तक महासागर में धाराएं प्रवेश करके और महीन कणों का निक्षेपण करती हैं। इस तरह से पंजाकार डेल्टा का निर्माण होता है। और यहाँ देखिए लिखा भी होगा गल्फ ऑफ मैक्सिको, यानी मैक्सिको की खाड़ी, और मैक्सिको की खाड़ी में सबसे बड़ी नदी जो मिलती है उसका नाम है मिसिसिपी। ये संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है, और दुनिया में भी अगर बात करें तो ये चौथी सबसे बड़ी नदी है दुनिया में। तो अगर इसको आप वर्ल्ड के मतलब नदियों में देखें तो देखिए ये नदी आपको यहाँ पे मिलेगी, और इस नदी का नाम है मिसिसिपी। संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है, ये है
इधर से आती है मिसौरी, ये है मिसिसिपी, इसको कहते हैं मिसिसिपी मिसौरी। और ये जो डेल्टा बनाती है इसको हम लोग कहते हैं, ये जो डेल्टा बनाती है इसको हम लोग कहते हैं पंजाकार डेल्टा, बर्ड फुट डेल्टा। और ये जो खाड़ी है ये मेक्सिको की खाड़ी है, और ये नदी जानी जाती है बर्ड फुट डेल्टा के लिए। तीसरे प्रकार का जो डेल्टा है उसको हम लोग अग्रवर्धी डेल्टा बोलते हैं, क्यूस्पेट डेल्टा। अब यहाँ पर आएंगे हम लोग, एक और इमेज, क्यूस्पेट डेल्टा यहाँ पे है। इस डेल्टा को आप देखिए। अब इस डेल्टा का निर्माण कैसे होता है ये भी समझिए। इस डेल्टा को बोला जाता है अग्रवर्धी डेल्टा, अग्रवर्धी डेल्टा। इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं क्यूस्पेट डेल्टा। अब इस डेल्टा का निर्माण कैसे होता है समझेंगे। तो देखिए, ये नदी की धारा आप देख रहे हैं, नदी की मुख्य धारा मुहाने के पास। तो इस प्रकार के डेल्टा का निर्माण वहाँ होता है जहाँ अवसादों का, ये अवसाद है भूरे रंग का, ब्राउन कलर का। तो इस प्रकार के डेल्टा का निर्माण वहाँ होता है जहाँ अवसादों का निक्षेपण सीधी, देखिए ये तट रेखा कैसी है, सीधी, जहाँ अवसादों का निक्षेपण सीधी तट रेखा पर मजबूत लहरों के साथ होती है। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं ये ब्राउन कलर को इस्तेमाल करूँ और देखिए इसको मैं इस तरीके से मिला दूँ, तो देखिए होता तो इस तरीके से है, पूरा अवसादों का निक्षेपण सीधी तट रेखा के साथ, मजबूत सागरीय लहरें भी होती हैं और अवसादों का निक्षेपण इस तरीके से होता है। अब क्या होता है कि जो लहरें इतनी मजबूत होती हैं कि लगातार वो इन अवसादों को इधर कंप्रेस करती रहती हैं, संपीड़ित करती रहती हैं। इस कारण से ये सारे अवसाद क्या हैं, वो आर्क नुमा कर्व होकर दंतुरित हो जाते हैं, दांत के समान। तो इस कारण से होता क्या है कि ये अवसाद ऐसे और ऐसे जाकर कंप्रेस हो जाते हैं, और फिर इसी में जो है वो अब वो अवसाद कंप्रेस होकर इसमें इस तरह सीमित होते रहते हैं। मजबूत लहरों के कारण इस तरह अवसाद कंप्रेस हो जाते हैं, और इधर ये जो है इनका ये कंप्रेस हो गए, और इस तरह से दांत, ये जो हमारा टीथ शेप होता है, इस तरह से हमारा दांत होता है, तो इस तरीके का ये शेप हासिल कर लेता है। इसको हम लोग अग्रवर्धी डेल्टा बोलते हैं। फिर से बोलूँ, इस प्रकार के डेल्टा का निर्माण वहाँ होता है जहाँ सीधी तट रेखा पर अवसादों का जमाव मजबूत लहरों के साथ होता है, और मजबूत लहरें जो है उन अवसादों को संपीड़ित, कंप्रेस करती हैं तट रेखा की तरफ, और इस कारण से ये जो अवसाद होते हैं वो संपीड़ित हो जाते हैं और दंतनुमा कटाफटा दांत जैसी स्थलाकृति बन जाता है अवसादों का। इसको हम लोग क्यूस्पेट डेल्टा बोलते हैं। और ये कौन सी नदी बनाती है, तो ये इटली में जो नदी है आप जानते हैं, रोम शहर उस नदी के किनारे बसा है, उसका नाम है टाइबर। तो टाइबर नदी अग्रवर्धी डेल्टा बनाने के लिए जानी जाती है। यहाँ आप देखेंगे इस वाले मैप में, तो यहाँ पे इटली है, यहाँ पे वस्तुतः यहाँ पे एक इटली देश है, और इसी देश में यहाँ पे जो नदी बहती है वो नदी है, यहाँ पे जो नदी बहती है दैट इज़ टाइबर। रोम शहर इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। और अगला जो डेल्टा है वो परित्यक्त डेल्टा है। परित्यक्त को हम लोग एबेंडन्ड भी बोलते हैं, है ना, छोड़ा हुआ, जिसका कोई यूज़ नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं इसको आपको ड्रॉ करके समझाता हूँ, तब आप समझिए कि परित्यक्त डेल्टा किसको बोलते हैं। पहले तो इसको आप समझिएगा, फिर मैं वो चित्र भी दिखाऊंगा एबेंडन्ड डेल्टा का। परित्यक्त डेल्टा कैसे बनता है ये हम लोग देखते हैं। परित्यक्त डेल्टा, अब देखिए कि ऐसा डेल्टा वहाँ बनता है जैसे जो नदियाँ काफ़ी ज़्यादा
अपने मुहाने पर से हटकर किसी दूसरी जगह जाकर सागर महासागर में मिलती हैं। कहने का मतलब है कि जब नदियां अपने मुहानों से स्थानांतरित होकर एक नया चैनल बनाती, एक नई धारा बनाती हैं और फिर दूसरे जगह जाकर सागर महासागर में मिलती हैं। अब देखिए, जैसे ये मैं यहाँ अगर ये बनाऊं आपको समझाने के लिए कि देखिए ये कोई मुख्य नदी है। अब ये मुख्य नदी आई और ढाल मंद होने के कारण वो कई धाराओं में बंट गई और इस तरह से वो बीच बीच में अब अवसादों का जमाव करते चली गई। इस तरह से अवसादों का जमाव करते हुए चली गई तो ये डेल्टा बन गया ना। एक्चुअली ये तो आपको दिख रहा है, ये चापाकार डेल्टा बन गया, आर्क्यूएट डेल्टा। लेकिन क्या होता है कि जब ढाल अत्यंत मंद हो जाता है, जब ढाल अत्यंत मंद हो जाता है तो अवसादों का निक्षेपण ज़्यादा होने लगता है, क्योंकि नदी की धारा की जो गति अत्यंत मंद हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में यहाँ इतना अधिक अवसादों का निक्षेपण हो गया, ये क्या है, अवसादों का भारी निक्षेपण हो गया। तो अब ये जो नदी की जो मुख्य धारा थी उसका संपर्क इस डेल्टाई स्थलाकृति से टूट जाता है और फिर नदी जो है दूसरे ढाल के अनुसार दूसरी जगह बहने लगती है। अब दूसरी जगह बहने लगती है, इस कारण से अब वो नदी दूसरी जगह जाकर सागर महासागर या खाड़ी में गिरती है और फिर इनके बीच में अवसादों का जमाव होता है। तो अब क्या हुआ, देखिए एक नया डेल्टा बना, ये एक नया डेल्टा बन गया और ये जो अवसादों के कारण संपर्क टूट गया तो इस डेल्टा को क्या बोल देंगे, इस डेल्टा को हम कह देंगे परित्यक्त डेल्टा, छोड़ा हुआ डेल्टा, एबेंडन्ड डेल्टा। तो एबेंडन्ड डेल्टा, और ये कौन सा, नवीन डेल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह का डेल्टा बनाने के लिए कौन सी नदी जानी जाती है। हालांकि अगर आप आकार देखिए तो ये चापाकार डेल्टा है, लेकिन पहले वाला जो डेल्टा था अब उसका संपर्क जल से टूट गया तो वो परित्यक्त हो गया। तो हुआंग हो, चीन की सभ्यता का जन्म जिस नदी के किनारे हुआ, हुआंग हो, जिसको येलो रिवर भी बोलते हैं, पीली नदी, यह नदी परित्यक्त डेल्टा बनाने के लिए जानी जाती है क्योंकि वो अपने मुहानों से स्थानांतरित होती है और दूसरी जगह गिरती है। स्थानांतरित होने का कारण ढाल अत्यंत मंद हो जाने के कारण अवसादों का अधिक निक्षेपण है। अब इसी की आकृति, एक इसका इमेज मैंने यहाँ सेव किया हुआ है। यहाँ पे ये जो है ना हुआंग हो नदी, ये इस तरह का डेल्टा बनाती है। अब यहाँ आप देखेंगे एक इमेज, ये देखिए, अब आप देखिए ये मुख्य धारा है, पहले ये थी धारा तो यहाँ डेल्टा बना था, लेकिन ढाल अत्यंत मंद होने के कारण देखिए यहाँ पे सेडिमेंटेशन ज़्यादा हो गया, यहाँ अवसादों का जमाव इतना ज़्यादा हो गया कि अब इस जलधारा से ये संपर्क टूट गया और अब दूसरी चैनल में नदी बहने लगी और फिर एक नया डेल्टा उधर बना दी। तो पूर्व में जो ये डेल्टा बना ये परित्यक्त डेल्टा कहलाया। इस प्रकार के डेल्टा को बनाने के लिए हुआंग हो नदी, पीली नदी, येलो रिवर जानी जाती है। तो अब आखिरी मुद्दा, आखिरी आयाम जो डेल्टा से जुड़ा हुआ है कि डेल्टा का महत्व क्या होता है। इस चीज को अब हम लोग समझते हैं, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डेल्टा। डेल्टा हमारे लिए काफी उपयोगी स्थलाकृति है। तो 3-4 पॉइंट में हम लोग डेल्टा के महत्व को भी समझ लेते हैं। डेल्टा का महत्व, डेल्टा का महत्व। अब देखिए डेल्टा का क्या महत्व है। पहला तो मानव सभ्यता का विकास, मानव सभ्यता का विकास। देखिए वहीं पर सबसे पहले ह्यूमन सिविलाइजेशन अस्तित्व में आया, मानव सभ्यता का विकास हुआ, जहां डेल्टाई स्थलाकृति का निर्माण नदियों ने किया हुआ था। इसलिए डेल्टा का महत्व है। अस्थाई जीवन के लिए सुप्रीम फैक्टर ये बना। जैसे कि मिस्र को, इजिप्ट को तो नील नदी का देन ही बोलते हैं। तो नील नदी की डेल्टा
के दोनों तरफ या डेल्टा पर जो सभ्यता विकसित हुई वो इजिप्टियन सिविलाइजेशन है, मिस्र की सभ्यता। फिर आप नाम पढ़े होंगे टिग्रिस और यूफ्रेट्स, जिसको हम लोग कहते हैं दजला और फरात। इन दोनों नदियों के द्वारा जो डेल्टा बना वहाँ मेसोपोटामिया सभ्यता का जन्म हुआ, जिसको आज हम लोग इराक के नाम से जानते हैं। फिर जैसा कि अभी अर्लियर मैंने कहा, चीनी सभ्यता का जन्म हुआंग-हो नदी द्वारा निर्मित डेल्टाई स्थलाकृति पर हुआ। फिर भारत में भी जो सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसको हम हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलते हैं, वो सिंधु और सिंधु की मुख्य सहायक नदियों द्वारा निर्मित डेल्टाई स्थलाकृति पर और उसके आसपास ही सिंधु घाटी की सभ्यता का जन्म होता है। इसीलिए डेल्टाई स्थलाकृति का महत्व मानव सभ्यता के विकास से जुड़ा हुआ है। दूसरा महत्व है कृषि गतिविधियां। कृषि गतिविधियां, अब ये कैसे? तो ये जो डेल्टाई स्थलाकृति होती है ना, ये संसार की सबसे उपजाऊ मृदा मानी जाती है, जहाँ मिट्टी का एकदम महीन कण, रेत का एकदम महीन कण मिला होता है, नमी का स्तर काफ़ी ज़्यादा होता है, सारे पोषक तत्व होते हैं। तो बड़े पैमाने पर धान की खेती, बड़े पैमाने पर जूट की खेती, बड़े पैमाने पर कपास की खेती, मतलब नगदी फसलों की भी खेती बड़े पैमाने पर होती है और खाद्यान्न फसलों की भी खेती बड़े पैमाने पर होती है। इसीलिए कृषि गतिविधियों के लिए डेल्टाई स्थलाकृति काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आर्थिक गतिविधियां। अब आर्थिक गतिविधियों के लिए भी डेल्टाई स्थलाकृति का काफ़ी महत्व है। आर्थिक गतिविधियां, अब ये क्या है? तो जो डेल्टाई स्थलाकृति में, जैसे मैंने कहा ना कि रेत के और मिट्टी के कण, तो उस रेत में बालू और बजरी भी होता है। बालू का ही जो बड़ा रूप होता है ना, उसको बजरी बोलते हैं। रेत और बजरी, और ये रेत और बजरी का इस्तेमाल कहाँ होता है? निर्माण कार्य में, गृह निर्माण, आधारभूत संरचना का निर्माण, सड़क निर्माण, इसमें बड़े पैमाने पर होता है। जो डेल्टाई स्थलाकृति से जो रेत और बजरी निकलते हैं, उसका कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होता है। तो आर्थिक गतिविधि भी डेल्टाई स्थलाकृति से जुड़ी हुई है। फिर जैव विविधता का केंद्र, बायोडाइवर्सिटी सेंटर, जैव विविधता का केंद्र। अब जैव विविधता का केंद्र कैसे? तो जहाँ भी डेल्टाई स्थलाकृति होती है ना, वहाँ उस स्थलाकृति की ऊंचाई मुहाने पर बहुत कम होती है। जैसे भारत में सुंदरबन डेल्टा, वहाँ पर समुद्र तल की ऊंचाई 3 मीटर या उससे कम ही है। तो जब भी ऊंचे ज्वार आते हैं ना, तो लहरें नदियों के मुहाने में प्रवेश कर जाती हैं, पानी खारा हो जाता है, और वहाँ एक विशिष्ट प्रकार की वनस्पति उस खारे पानी में उगती है, इसको मैंग्रोव बोलते हैं। मैंग्रोव जो है वो जैव विविधता का केंद्र होता है। हजारों प्रकार की मछलियों और अन्य जलीय जीव का शरण स्थली होता है। एक विशिष्ट प्रकार की वनस्पति है और उसके कारण कई जलीय जीव वहाँ आश्रय पाते हैं। इसीलिए जो डेल्टाई स्थलाकृति होता है वो जैव विविधता का केंद्र होता है, पारिस्थितिक दृष्टि से बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और अगला महत्व डेल्टा बफर क्षेत्र के रूप में काम करते हैं। बफर क्षेत्र के रूप में काम करते हैं। अब ये बफर क्षेत्र, तो कहने का मतलब है कि अगर बंगाल की खाड़ी ले लें, तो जो बंगाल की खाड़ी और जो भारत का, उत्तर भारत का मैदान है या पूर्वी भारत का मैदान है, उसके बीच में ये डेल्टा एक बफर का काम करता है। ये पूर्वी भारत का मैदान यहाँ हो गया, बीच में यहाँ डेल्टा और यहाँ बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी में जो भी चक्रवात आएगा, जैसे ही डेल्टाई स्थलाकृति के ऊपर से वो तूफान गुजरता है, वो कमज़ोर पड़ जाता है, क्योंकि जो खुला हुआ क्षेत्र होता है ना, वो चक्रवातों को और तूफानों को कमज़ोर करने में सहायक होता है। इसीलिए पूर्वी भारत में जो अधिसंख्य आबादी है, वो तूफानों की, चक्रवातों की प्रचंडता से बच जाती हैं। इसलिए डेल्टा जो है वो एक बफर क्षेत्र के रूप में काम करके तूफानों और चक्रवातों से जो मैदानी इलाकों में, जो डेल्टाई इलाकों में जो जनसंख्या बसी है, आधारभूत संरचना, उसको बचाने में मदद करती है। इस तरह से हम देखते हैं कि जो डेल्टा है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थलाकृति, एक विशिष्ट स्थलाकृति है जिसका व्यापक महत्व है। लेकिन साथ ही साथ वर्तमान में कुछ चिंताएं भी जुड़ी हुई हैं, जैसे कि
सिंचाई, जैसे कि हम मनुष्य सिंचाई और जल विद्युत ऊर्जा उत्पादन के लिए जो बड़े बड़े बांध बनाकर नदियों का पानी उसमें इकट्ठा करते हैं, नदी की जलधारा की जो प्रवाह गति है वो प्रभावित होती है। साथ ही ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, इन सब के कारण, साथ ही ये जो ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन की घटना हम देख रहे हैं, इससे सूखे की जो आवृत्ति है, ड्रॉट, वो बढ़ा है। हाई टेम्परेचर ज़्यादा रहता है सालों भर, इसके कारण चक्रवातों की जो आवृत्ति है और उनकी जो प्रचंडता है, दोनों में वृद्धि हुई है। और साथ ही साथ घरेलू, औद्योगिक और जो कृषि जन्य कचरा है, अपशिष्ट है, वो भी मुहानों पर आता है, जिससे डेल्टा निर्माण की प्रक्रिया बाधित हो रही है इन सारे ह्यूमन एक्टिविटीज को लेकर और उससे जुड़े ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, प्रदूषण के कारण। तो समय रहते हमको इन चुनौतियों और ये जो चिंताएं हैं उनको एड्रेस करना होगा और इन सभी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान ढूंढना होगा, ताकि डेल्टा के अस्तित्व पर और कोई अधिक खतरा न उत्पन्न हो और डेल्टा जो एक महत्वपूर्ण स्थलाकृति है, प्राकृतिक रूप से जैसे उसका निर्माण होता आ रहा है वो हो, ताकि क्योंकि वो हमारे हित में है। इस तरह से मैंने डेल्टा क्या है ये बताया, डेल्टा की परिभाषा, डेल्टा कितने प्रकार के होते हैं ये बताया, और फिर आपको डेल्टा का महत्व क्या है ये भी मैंने आपको समझाया। ये 7 या 8 अंक में शॉर्ट नोट्स में ये प्रश्न आ सकता है। और ड्रेनेज पैटर्न से जो आखिरी सवाल जो 7 या 8 नंबर के प्रश्न में ही आएगा, वो कि हिमालयी नदियों और प्रायद्वीपीय नदियों के बीच अंतर स्पष्ट करिए। तो जो नदियां हिमालय से उतर रही हैं और जो हमारे चट्टानी स्थलाकृति पर बह रही हैं, उनका आप अंतर स्पष्ट करिए। ये शॉर्ट नोट्स में आ सकता है, आया भी हुआ है और ये जानना भी चाहिए। तो देखिए, इन इलाकों में जो नदियां, ये जो इस तरह ये जो संपूर्ण क्षेत्र है, इस संपूर्ण क्षेत्र में जो नदियां बह रही हैं, ये सब हिमालयी नदियां हैं, बहुत सारी नदियां हैं। और बाकी जो रेस्ट ऑफ द कंट्री हैं, ये सब नदियां जो हैं, बाकी ये सभी नदियां प्रायद्वीपीय नदियां हैं। तो इन नदियों में कौन सा बेसिक डिफरेंस है, इसको लेकर सवाल पूछे जाते रहे, भविष्य में आ सकते हैं। तो हम इन अंतरों को भी देखते हैं कि आखिर हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं या प्रायद्वीपीय भारत में जो बहने वाली नदियां हैं, व्हाट आर द मेन डिफरेंसेस। तो जैसा कि मैंने बताया भी हुआ है कि जब इस तरह का प्रश्न हो तो आप अंतर को 2 तरीके से लिख सकते हैं। एक तो आप कॉलम बना दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए हिमालयी नदियाँ, और यहाँ पे आप लिख दीजिए प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो इस तरह से एक एक अंतर को लिखते चलिए तो डिफरेंस एग्जामिनर को साफ पता चलेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। और नहीं तो आप अगर इस तरह से बाइफर्केशन नहीं करना चाहते, तो पॉइंट में लिखना चाहते, तो आप अगर लिखते हैं ना कि हिमालयी नदियाँ सदा नीरा होती हैं, जिनके जल का स्रोत हिमानी और वर्षा जल दोनों है, वहीं अब उसी में कॉमा देके लिखिएगा, जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती हैं, क्योंकि उनके जल का स्रोत केवल वर्षा होती है। तो देखिए, एक ही अगर आप पॉइंट वाइज लिखे तो एक ही पॉइंट में दोनों को लिखिए, तब जाकर साथ साथ अंतर पता चलता है, तब जाकर नंबर मिलता है। ऐसा नहीं कि एक बार हम एक जगह लिख दिए हिमालयी नदियों का और उसके बाद हम लिख रहे हैं प्रायद्वीपीय नदियों का, उसे कनेक्शन नहीं हो पाता है। तो बहुत ज़्यादा मटेरियल देने के बावजूद आपको नंबर कम मिलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि क्या प्रमुख अंतर है हिमालयी नदियों का और प्रायद्वीपीय नदियों का। पहला अंतर, ये जो हिमालयी नदियाँ होती हैं ना, ये पूर्ववर्ती नदियाँ होती हैं, पूर्ववर्ती नदियाँ। इसको हम लोग कहते हैं एंटीसीडेंट रिवर, पूर्ववर्ती नदियाँ एंटीसीडेंट रिवर। और ये जो प्रायद्वीपीय नदियाँ होती हैं ना, ये अनुवर्ती नदियाँ होती हैं, कॉन्सिक्यूएंट रिवर इसको बोलते हैं। तो क्या होता है पूर्ववर्ती, क्या होता है अनुवर्ती। तो देखिए, पूर्ववर्ती नदियां वो नदियां होती हैं जो हिमालय के उत्थान के पहले से उस स्थान पर मौजूद थी।
और हिमालय के उत्थान के बावजूद उन नदियों ने अपना मार्ग नहीं बदला, बल्कि वो अपने पुराने मार्ग में ही बह रही हैं। ऐसी नदियों को बोलते हैं एंटीसीडेंट, पूर्ववर्ती नदियां। ऐसा कैसे संभव हुआ कि बीच में अवरोध उत्पन्न हो गया फिर भी वो उसी मार्ग में बह रही हैं? तो नदियों के जो बहने की गति होती है, जो ऊपर आपको बताया हूं, पर्वतीय क्षेत्रों में नदियां अपर्दन करती हैं। तो नदियों के द्वारा जो अपर्दन का जो दर है, अगर उस दर की तुलना में हिमालय के उत्थान की दर कम हो, तो हिमालय जैसे जैसे उत्थान होगा वैसे वैसे नदियां उसका अपर्दन करती रहेंगी। यानी कि किसी भी स्थलाकृति के उत्थान की दर से अगर नदियों द्वारा अपर्दन की दर अधिक है तो वो उत्थित भूमि कटता जाएगा, और इस तरह से वो नदियां उस हिमालय को काट कर नीचे मैदान में बहने लगी। तो जैसे उदाहरण में सिंधु, उदाहरण में सतलज, उदाहरण में आप गंगा को भी ले सकते हैं, उदाहरण में आप घाघरा को लेंगे, उदाहरण में आप तीस्ता नदी को लेंगे, उदाहरण में आप ब्रह्मपुत्र नदी को लेंगे। ये सब जो नदियां हैं वो सब पूर्ववर्ती नदियां हैं, हिमालय के उत्थान के पूर्व से मौजूद थी, और हिमालय के उत्थान के बावजूद इन्होंने मार्ग नहीं बदला, बल्कि अपर्दन करके उस उत्थित भूमि को काट करके वो उसी मार्ग में बहती रहीं। जबकि अनुवर्ती नदियां वो नदियां होती हैं जो ढाल का ही अनुसरण करती है, जैसी है स्थलाकृति उसी अनुरूप बहती है, वो अपर्दन करके या काट के वो अपना मार्ग बदलने वाली बात नहीं होती है। जैसे कि दक्षिण भारत में जो प्रायद्वीपीय पठार में नदियां बह रहे हैं, चाहे वो गोदावरी हो, कृष्णा हो, कावेरी हो, महानदी हो, ये सब नदियां अनुवर्ती नदियां हैं जो ढाल के अनुसार ही, मैंने आपको बताया था कि हमारा जो दक्षिणी भारत का मैदान है, या हमारा जो दक्षिण भारत है वो पश्चिम में ऊंचा है और पूर्व की तरफ नीचा होता चला जाता है, जिसका प्रमाण वहाँ बहने वाली नदियों से भी मिलता है कि गोदावरी अमरकंटक के पठार से निकलती है और ढाल का अनुसरण करते हुए बंगाल की खाड़ी में पूर्व की ओर मिल जाती है। तो ऐसी नदियों को हम लोग बोलते हैं अनुवर्ती नदियाँ। दूसरा डिफरेंस क्या है? दूसरा डिफरेंस है कि जो हिमालयी नदियाँ हैं ना, ये अभी भी अपने युवावस्था में हैं। यानी उम्र की दृष्टि से देखें तो हिमालयी नदियां अभी प्रायद्वीपीय नदियों की तुलना में नई हैं, कम उम्र की हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदियां जो हैं वो सब प्रौढ़ावस्था में प्रवेश कर चुकी हैं। ये प्राचीन गोंडवाना लैंड पर बह रही हैं, इसीलिए इनकी उत्पत्ति बहुत पहले हो गई थी। तो ये दूसरा डिफरेंस है। तीसरा जो डिफरेंस है कि जो हिमालयी नदियों का जल ग्रहण क्षेत्र होता है, हिमालयी नदियों का जो जल ग्रहण क्षेत्र होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। तो जल ग्रहण क्षेत्र, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कैचमेंट एरिया। किसको कहते हैं? जल ग्रहण क्षेत्र। तो जिस क्षेत्र से नदियां अपना जल ग्रहण करके बहती हुई आती हैं, यानी जिस क्षेत्र से नदियां अपना जल प्राप्त करती, उस संपूर्ण क्षेत्र को बोला जाता है कैचमेंट एरिया, जल ग्रहण क्षेत्र। तो हिमालयी नदियों का जल ग्रहण क्षेत्र काफ़ी बड़ा होता है। उसकी तुलना में जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, उनका जल ग्रहण क्षेत्र छोटा होता है। ये अगला डिफरेंस है। इसके बाद अगला जो प्रमुख अंतर है कि जैसे मैंने कहा कि हिमालयी नदियों का स्रोत, इनका स्रोत हिमानी भी है, ग्लेशियर भी है, और वर्षा ऋतु में वर्षा जल भी है। तो इसका क्या फ़ायदा होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि गर्मियों में हिमानियों के पिघलने से नदियों को पानी मिलता रहता है, और फिर वर्षा ऋतु में वर्षा जल से उनको पानी मिलता रहता है। यही कारण है कि जो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ वो सदा नीरा, 12 मासी और पेरेनियल हैं। पेरेनियल हैं जो सदा बहती हैं, सालों साल बहती हैं, उनमें जल की मात्रा समाप्त नहीं होती, वो सूखती नहीं है। जबकि जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, इनका स्रोत सिर्फ और सिर्फ वर्षा जल है। तो वर्षा होगी तब इनमें जल होगा, इसीलिए साल का कुछ महीना ऐसा होता है कि इनमें जल प्रायः बहुत ही कम, और छोटी छोटी नदियों में तो 9 के बराबर बचता है। इसीलिए ऐसी नदियों को मौसमी नदियां बोलते हैं। ये 12 मासी सदा नीरा नहीं होती हैं। अगर अगला डिफरेंस देखेंगे तो ये जो हिमालयी नदियां होती हैं, मैदानी भागों में कई प्रकार की अपर्दनात्मक और निक्षेपणात्मक स्थलाकृति बनाती हैं, जो मैंने एक बताया था मैदानों में, जैसे कि गोखुर झील, बाढ़ का मैदान, विसर्पाकार मार्ग, गुम्फित वाहिकाएं, नदी द्वीप, ऐसी स्थलाकृतियां बनाती हैं हिमालय से निकलने वाली नदियां। जबकि जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं
वो इस प्रकार की स्थलाकृति नहीं बनाती। अगला अंतर है कि हिमालय से निकलने वाली अधिकांश नदियां मार्ग परिवर्तन भी करती हैं। अब आप जानते हैं संसार में, नॉट ओनली इन इंडिया, संसार में सबसे ज्यादा मार्ग परिवर्तन करने वाली नदियों में से एक है कोसी नदी। फिर कमला बलान है जो दरभंगा मिथिलांचल क्षेत्र में बहती है, वो भी कोसी के बाद जो सबसे ज्यादा मार्ग परिवर्तन करती है वो कमला है। तो बहुत सारी हिमालयी नदियां मार्ग परिवर्तन करती हैं, जबकि प्रायद्वीपीय भारत की नदियां मार्ग परिवर्तन नहीं करती क्योंकि वो कठोर सतह पर बहती हैं और तुलनात्मक रूप से ये मुलायम सतह पर बहती हैं, इसीलिए कटाव ज़्यादा करती हैं, इसीलिए ये मार्ग परिवर्तन करती हैं। अगला अंतर क्या है कि जो हिमालयी नदियां हैं वो अपने मुहानों पर विश्व के सबसे बड़े बड़े डेल्टाओं का निर्माण करती हैं। जैसे अभी मैंने कहा गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित सुंदरबन डेल्टा संसार का सबसे बड़ा डेल्टा। लेकिन अगर प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो प्रायद्वीपीय भारत में सिर्फ वही नदियां डेल्टा बनाती हैं जो बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं, जैसे गोदावरी, जैसे कि महानदी, जैसे कि कृष्णा, जैसे कि कावेरी, यही नदियां डेल्टा बनाती हैं। और इसमें भी अंतर है कि इनके द्वारा जो डेल्टा बनाया जाता है और जो हिमालयी नदियों के द्वारा डेल्टा बना है उसके आकार में अंतर है। ये डेल्टा आकार में सुंदरबन डेल्टा से काफ़ी कम है, लेकिन ये डेल्टा है। जबकि अरब सागर में जो नदियां मिलती हैं, जो नदियां अरब सागर में मिलती हैं वो डेल्टा नहीं बनाती हैं, वो ज्वार नद मुख बनाती हैं, जिसको एस्चुअरी बोला जाता है। एस्चुअरी। अब ये क्या होता है ज्वार नद मुख, इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए इस वाले एक पेज में आपको स्पष्ट अच्छे से बताता हूँ कि क्या होता है एस्चुअरी। नर्मदा नदी से आपको उदाहरण देकर बताता हूँ। तो देखिए यहाँ से अमरकंटक के पठार से निकलती है नर्मदा, ये है नर्मदा। और यहाँ आप जानते हैं कि यहाँ पर कौन सी पहाड़ी है, ये विंध्याचल पहाड़ी है, ये है विंध्यन, और ये है सतपुरा महादेव मैकाल। तो ये भ्रंश घाटी में बहती है, यानी इसकी सतह कैसी है, कठोर सतह है। तो कठोर सतह पर बहने के कारण अवसाद यानी अपरदन कम होता है, तो अवसाद कम होते हैं नदियों के पानी में। और जो भी अवसाद होते हैं, नर्मदा एक बड़ी नदी है, लंबी नदी है, 1312 किलोमीटर ये लंबी है। तो जो भी ये अपरदन करती है वो अपरदित पदार्थ का इस्तेमाल हो जाता है किस काम में, तो जो वो भ्रंश घाटी में, जो ये भ्रंश घाटी में, जो ये धसी हुई घाटी में जो नर्मदा बह रही है, जो भी अपरदन वो करती है वो इसकी तली को भरने में काम में आ जा रहा है। इसीलिए नर्मदा जो है अपरदित पदार्थों को मुहानों पर नहीं लेकर आ पाती, और जो कुछ भी अपरदित पदार्थ वो मुहानों पर लेकर पहुंचती है। अब इस बात को देखिए, इस शब्द को मैं 3 टुकड़ों में तोड़ रहा हूं, ज्वार को अलग, नद को अलग, मुख को अलग। ज्वार, नद, मुख। ज्वार का मतलब जब सागर महासागर का जल सूर्य चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से ऊपर उठकर तट की तरफ आए तो ज्वार। नद का मतलब नदी, और नदी का मुख, यानी ज्वार नद मुख का मतलब हुआ कि नदियों के मुख पर ज्वार का आना, यानी महासागर के पानी का ऊपर उठकर नदियों के मुख पर आना। इसीलिए अगर कुछ अवसाद नर्मदा लेकर यहाँ पहुँचती भी है तो यहाँ अरब सागर है, इस इलाके में अरब सागर है, तो ये अरब सागर का ज्वार यहाँ पहुँचता है और जो भी अवसादित, जो भी अपरदित पदार्थ है उसको लेकर लौटता है भाटा के रूप में, तो महासागर में लेकर चला जाता है। यानी यहाँ पर पदार्थों का निक्षेपण नहीं हो पाता है नदियों के मुख पर, इसीलिए नदियाँ सीधे महासागर में जाकर मिल जाती हैं। बीच में कोई अवसादों का निक्षेपण नहीं होता है, क्योंकि इसके मुख पर ज्वार आते हैं और अपरदित पदार्थ को लेकर, अवसादों को लेकर महासागर में चले जाते हैं। लेकिन अगर यहाँ अवसादों का निक्षेपण हो जाता इस तरह से अवसाद, तो ये डेल्टा हो जाता, लेकिन यहाँ होता नहीं है क्योंकि यहाँ पर ज्वार आते हैं नदियों के मुख पर। फिर ये जो छोटी छोटी नदियां हैं जो अरब सागर में मिलती हैं, ये पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल से निकलती हैं, और पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल एकदम खड़ा है, इसीलिए बड़ी तीव्र गति से ये अरब सागर में मिलती हैं, इतनी तीव्र गति से कि जो भी अगर अपरदित पदार्थ है वो लेकर महासागर में चली जाती है। इसीलिए जो भी अरब सागर में मिलने वाली प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं वो डेल्टा नहीं, ज्वार नद मुख बनाती हैं। तो ये एक डिफरेंस हो गया।
फिर हम लोग अगला जो डिफरेंस देख रहे थे, अगला जो डिफरेंस है वो ये है कि जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं, जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं वो जल विद्युत उत्पादन के लिए ज़्यादा अनुकूल होती हैं, क्योंकि जब वो पर्वतों से उतरती हैं तो जल प्रपातों का निर्माण करती हैं। जबकि तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां जल विद्युत ऊर्जा उत्पादन के लिए उतनी अनुकूल नहीं होती। अगर आप आंकड़ा भी देखेंगे कि भारत में कौन सा राज्य जल विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में अग्रणी है, तो आंकड़े में आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर टॉप 4 राज्य में आते हैं, क्योंकि इनकी जो पर्वतीय स्थलाकृति है वो जल विद्युत ऊर्जा के उत्पादन के लिए अनुकूल है। फिर अगर हम देखेंगे हिमालयी नदियाँ, तो हिमालयी नदियाँ जो हैं वो जल परिवहन के लिए ज़्यादा अनुकूल हैं, जबकि प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं वो ऊपरी क्षेत्रों में जो पठारी स्थलाकृति है वो तो जल परिवहन के अनुकूल नहीं है। हाँ, निचले इलाकों में जो डेल्टाई स्थलाकृति है, तटीय क्षेत्र, इसमें भले जल परिवहन हो सकता है, लेकिन इनके संपूर्ण मार्ग में जल परिवहन नहीं हो सकता। जबकि हिमालय से जो निकलने वाली नदियाँ, उनके संपूर्ण मार्ग के एक बड़े हिस्से में जल परिवहन संभव है। फिर जो ये आपको जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं, ये सरिता अपहरण करने के लिए जानी जाती है, जिसको रिवर कैप्चर या रिवर पायरेसी बोला जाता है। जबकि प्रायद्वीपीय भारत की नदियां जो हैं वो इस तरह की क्रियाविधि नहीं करती। तो फिर किसको कहा जाता है सरिता अपहरण, रिवर कैप्चर या रिवर पायरेसी? तो देखिए, मान लीजिए कि ये कोई पर्वतीय क्षेत्र है, ये है पर्वतीय क्षेत्र। अब यहाँ से अब इस पर्वतीय क्षेत्र में यहाँ पर देखिए कि कोई जल विभाजक है, वाटर डिवाइड, यानी कोई ऊंची श्रृंखला है, और इसके इधर से कोई नदी बह रही है, और इसके इधर से भी कोई नदी बह रही है। अब अगर इस नदी में ज़्यादा जल है और इस नदी की तुलना में इस नदी में जल जो है वो कम है, तो जिस नदी का ढाल खड़ा हो, जिस नदी में जल का आयतन, जल की मात्रा अधिक हो, उस नदी की गति और उस नदी की अपर्दनात्मक क्षमता भी अधिक होती है। इसीलिए ये नदी क्या करती है, ये नदी इस जल विभाजक का अपर्दन कर देती है, और अपर्दन करके वो इस नदी के जल को लेकर आगे बढ़ जाती है। इसी को कहा जाता है सरिता अपहरण या रिवर पायरेसी या रिवर कैप्चर। जबकि इस तरह की गतिविधि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में देखने को नहीं मिलती है। फिर नदी अपवाह प्रतिरूप, जहां हिमालय से निकलने वाली नदियां वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप बनाती हैं, वहीं प्रायद्वीपीय भारत की नदियां अध्यारोपित, आयताकार, जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप, आपको मैंने बताया था अमरकंटक का पठार, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न जो है वो जो है उस तरह का, जैसे कि केंद्र से कई नदियां निकलती हैं और अलग अलग दिशाओं में बह चलती हैं, तो उस तरह के अपवाह प्रतिरूप का उदाहरण प्रस्तुत करती हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। जबकि हिमालय से निकलने वाली नदियां वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप का उदाहरण पेश करती हैं। क्या होता है वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप? वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप में एक मुख्य नदी होती है, ये होती है मुख्य नदी, और बाकी जो नदियां इसमें मिलती हैं, इसकी सहायक नदियां, वो इस तरह से मिलती हैं जैसे कि एक पेड़ का मुख्य तना और बाकी उसकी टहनियाँ और शाखाएं, इस तरीके से इसकी सहायक नदियां मिलती हैं। जैसे लगता हो कि मुख्य नदी वृक्ष का मुख्य तना है और अन्य नदियां उसकी शाखाएं हैं, ये है वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप। तो गंगा जो है वो इस तरह का, ब्रह्मपुत्र जो है, यमुना जो है, इस तरह का पैटर्न बनाती हैं। जबकि दक्षिण भारत की जो नदियां हैं वो आयताकार, जालीनुमा, अरीय अपवाह प्रतिरूप, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न, इस तरह के अपवाह प्रतिरूप का निर्माण करती हैं। और जो हिमालयी नदियां हैं, जो हिमालय को काट के आगे बढ़ रही हैं, तो बहुत गहरे गॉर्ज का निर्माण करती हैं, महाखड्ड का निर्माण करती हैं। उनकी तुलना में जो पश्चिमी घाट से नदियां निकलती हैं, उनके द्वारा जो गॉर्ज बना भी है वो उतना गहरा और विशाल नहीं होता जितना कि हिमालयी नदियों द्वारा निर्मित होता है। और जो हिमालयी नदियां होती हैं वो अपर्दन और निक्षेपण दोनों का कारक होती हैं, दोनों की वाहक होती हैं। जबकि प्रायद्वीपीय भारत की नदियां निक्षेपण की वाहक होती हैं, और ये जो आपको जो हिमालयी नदियां हैं वो आपको ये
काफ़ी विशाल होती हैं, उसकी तुलना में आप देखें जो प्रायद्वीपीय भारत में सिर्फ नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी को छोड़ दें तो अधिकांश प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ छोटी नदियाँ होती हैं। इस तरह से मैंने आपको बहुत सारे उदाहरण और समझा कर बताया कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ और हिमालय की नदियों में प्रमुख अंतर कौन कौन से हैं। तो ये शॉर्ट नोट्स में ये टॉपिक भी आ सकता है। तो इस तरीके से आज मैंने अपवाह तंत्र जो ड्रेनेज सिस्टम है उससे मुख्य परीक्षा में कौन कौन से टॉपिक से सवाल बनते हैं वो मैंने बता दिया। अब अगला जो मेरा क्लास होगा वो जलवायु, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर मेंस एग्जाम के लिए, क्योंकि उसमें बेसिकली मानसून सेंटर्ड, मानसून केंद्रित अध्ययन हम लोग करते हैं। और भी जो दूसरे उसके टॉपिक्स हैं जो बीपीएससी ने पूछे हुए हैं उन सब पे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग मानसून केंद्रित होकर जलवायु का, भारत की जलवायु का अध्ययन करेंगे। मानसून कैसे आता है, कैसी परिस्थिति बनती है, कैसे वर्षा होती है, तमाम चीज़ें। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आया होगा। जल्द ही मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए मेरा नमस्कार। थैंक यू सो मच।